हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज हम अपनी जर्नी विद चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एपिसोड ऑन दिस टेक्स्ट एंड विद टुडेज डिस्कशन वी विल कल्मिनेट आवर स्टडी ऑफ द जनरल प्रोलॉग। सो फार हमने गिल्समैन और वाइफ ऑफ बाथ तक के कैरेक्टर्स कवर कर लिए थे और आज हम बाकी रिमेनिंग पिलग्रिम्स उनको भी समझेंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनके कोट्स और उनकी मेडिवल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम देखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको पूरी पिक्चर मिल जाएगी ऑफ चॉसर्स सोसाइटी थ्रू हिज पिलग्रिम्स। एंड रिमेंबर दिस final episode is not just a closure, it's also a celebration of Chaucer's vision, जिसमें सोसाइटी के हर क्लास और हर टाइप के इंसान को उसने एक विविड पोर्ट्रेट में कैप्चर किया है। So let's dive into the concluding set of characters and wrap up this masterpiece together. चलिए बात करते हैं एक ऐसे पिलग्रिम की जो सबसे अलग लगता है, दीप पार्सन। जहां फ्रायर और पार्टनर करप्ट हैं, वहीं पार्सन एकदम आइडियल रिलीजियस फिगर की तरह दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल इस कोट को देखते हैं, अ होली माइंडेड मैन ऑफ गुड रिनाउन, ही वॉज अ शेफर्ड एंड नो मर्सिनरी। Wide was his parish, houses far asunder, yet never failed he for rain or thunder. He taught, but first he followed it himself. सो यू कैन सी दैट चौसर यहाँ एक ट्रू क्रिश्चियन आइडियल को प्रेजेंट करता है। द पार्सन इज पुअर लेकिन स्पिरिचुअली ही इज वेरी रिच। उसके काम ही उसका लोगों की सोल्स का ख्याल रखना है और वो सिर्फ प्रीचिंग नहीं करता है, वो प्रैक्टिस भी करता है। प्रैक्टिस इज व्हाट ही प्रीचेस। सो एक और पॉइंट है इसमें, वो अपने पैरिशनर्स को उनके स्पिरिचुअल ड्यूटीज के बारे में समझाता है, चाहे घर कितना भी दूर हो, चाहे मौसम कितना भी खराब हो। He goes there and he tells them of the goodness of the heart and how they should live their life ideally, morally appropriate. So this makes him the perfect foil to the corrupt clergy like the summoner and the partner. So उनके contrast में पार्सन आता है summoner और partner के। तो स्टूडेंट्स के लिए याद रखना है आपको, जरूरी क्या है कि पार्सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्लर्जी, जैसे कि क्लर्जीज को होना चाहिए। चौसर इज हियर सेइंग दैट रिलीजन की असली रिस्पेक्ट तभी पॉसिबल है जब उसमें सिंसियरिटी हो, उसमें ह्यूमिलिटी हो, जो कि पार्सन के कैरेक्टर में वी कैन वेरी वेल सी इट थ्रू हिज पर्सनालिटी, थ्रू हिज कैरेक्टर स्केच एज डिस्क्राइब्ड बाय चौसर हियर। नेक्स्ट कैरेक्टर जो पार्सन की बात आता है वो प्लोमेन आता है, एंड प्लोमेन इज पार्सर्स ब्रदर। ही इज नॉट फैंसी, not very educated, but absolutely honest. So he is also just like his brother Parson. So Plomin के कुछ quotes हैं which we should focus on. He was an honest worker, good and true. He would thresh and dig with never a complaint. He loved God best with all his heart at all times. सो प्लोमेन की सिंप्लिसिटी ही उसकी स्ट्रेंथ है। वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है जो अपनी डेली लाइवलीहुड के लिए ऑनेस्ट लेबर करता है और उसी से वो अर्न करता है। तो सिंबॉलिकली स्पीकिंग वो रिप्रेजेंट करता है मिडिवल वर्किंग क्लास को, जो फेथ और ड्यूटी के साथ अपना काम करते थे, ऑनेस्टली अपनी लाइफ जीते थे। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर, द मिलर। ये पिलग्रिम बहुत बड़ा, बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही वल्गर सॉर्ट ऑफ दिखने वाला एक इंसान बताया है चौसर ने इसको। कुछ कोट्स देखते हैं। हिज बियर्ड एज एनी साउ ऑफ फॉक्स वाज रेड, ही वाज अ चैप ऑफ 16 स्टोन, his mouth was like a furnace door, he would boast he could heave any door off hinge and post. सो देखो चौसर यहाँ पे डेलिबरेटली मिलर को एक बॉडी रस्टिक करेक्टर की तरह दिखाता है। उसकी रेड बियर्ड और फर्नेस लाइक माउथ जो है उसकी कोरस नेचर को दिखाता है, उसकी सेंसुअलिटी को दिखाता है, उसकी ग्रीड को भी रिप्रेजेंट करता है, फर्नेस जैसा माउथ। सो वो स्ट्रांग है लेकिन वो डिसऑनेस्ट भी है। जब कस्टमर्स अपने ग्रेन को उसके पास ग्राइंड कराने के लिए आते हैं, बिकॉज वो मिलर है यानी कि चक्की आटा पीसने वाला, सो वो जब उसके पास ग्राइंड कराने आते हैं अपने ग्रेन को, तो वो उनका फ्लावर जो है वो छुपा-छुपा के उसको स्टील कर लेता है। वो उनसे यानी कि डिसऑनेस्टी रखता है, वो चीट करता है अपने कस्टमर्स को। सो और एक एलिमेंट और भी है, वो अपनी बैगपाइप्स को बजाता हुआ पिलग्रिम्स ग्रुप को लीड भी कर रहा है, यानी कि उसको बैगपाइप बजाने का शौक है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो वो रखता है और वो उस ग्रुप में सबको एंटरटेन भी करके रखता है। तो सिम्बॉलिकली ये एक रस्टिक कार्निवलस्क एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहाँ पे मिलर जैसे लोग भी हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए याद रखना है कि द मिलर
इज अ सटारिकल कैरिकेचर। चौसर हमें ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ और वल्गैरिटी साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं लोअर क्लास लाइफ में, और यूजुअली इस स्ट्राटा में ये दोनों चीज़ें साथ में दिखती हैं। स्ट्रेंथ भी दिखेगी तो वल्गैरिटी भी दिखेगी, यानी कि उसका बॉडीनेस, उसका बिग माउथ, हिज ग्रीड। और बाद में जो टेल वो सुनाता है, एक फेबलू वो सुनाता है आगे, जब वो स्टोरी सारे कैरेक्टर्स सुनाते हैं तो वो भी उसी बॉडी नेचर की स्टोरी को वो रिफ्लेक्ट करता है। वो वैसी ही स्टोरी सुनाता है जैसे उसका खुद का कैरेक्टर भी है। अब चलते हैं म्युनिसिपल पे। ये एक लॉ स्कूल का स्टीवर्ड है जो प्रोविजंस अरेंज करता है। जैसे कि कोट्स देखते हैं, नाउ इजंट इट अ मार्वल ऑफ गॉड्स ग्रेस दैट एन इलिटरेट फेलो कैन आउटपेस द विजडम ऑफ अ हीप ऑफ लर्नेड मेन एंड येट दिस म्युनिसिपल कुड वाइप देयर आई। देखिए, म्युनिसिपल खुद इलिटरेट है, लेकिन उसकी जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है वो इतनी तेज है कि वो उन एजुकेटेड लॉयर्स को ही बेवकूफ बना देता है। चौसर यहाँ एक आयरॉनिक पॉइंट बनाता है, एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू विजडम। ये चौसर यहाँ पर हमको एक लॉजिक देता है कि जरूरी नहीं है कि एजुकेशन का मतलब है उसी को विजडम होगी जो एजुकेटेड होगा। समटाइम्स कॉमन सेंस इज ऑल्सो शार्पर देन the brains of an educated man. So students, this character, it shows us Chaucer's wit, the idea that सोशल क्लास या एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि इंसान प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट ही होगा। इट मे नॉट बी द केस ऑलवेज, एंड म्युनिसिपल इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर है रीव। ये एक पुराना थिन, यानी कि बहुत ही पतला सा दिखने वाला एनोरेक्सिक सॉर्ट ऑफ कॉलरिक आदमी है जो एक एस्टेट का मैनेजर है। Look at the quotes: old and choleric and thin. So he is sickly, he is pale, he is very thin. No auditor could ever gain a point on him. His legs were lean, like sticks they were. He was a carpenter of first rate skill. So रीव बहुत ही shrewd है, एक अकाउंटेंट जैसे, जिसको कोई चीट नहीं कर सकता है, वो इस तरह का इज वेरी शार्प इन हिज वर्क। बट आयरनी ये है कि वो खुद अपने ही लॉर्ड को, या जिसके भी यहाँ काम करता है, वो जिसका एस्टेट, जिसकी जमीन वो संभालता है, उस लॉर्ड को वो चीट करता है। सो बहुत करप्ट और रिवेंजफुल नेचर है रीव का यहाँ पर, जैसे चौसर ने प्रोजेक्ट किया है। और एक फन फैक्ट भी है, चौसर ऐड करता है कि वो एक स्किल्ड कारपेंटर भी है। तो ये डिटेल लेटर ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब वो अपनी टेल सुनाता है टू मॉक दी मिलर। वो आप टेल एक्सप्लोर करो कि रीव कौन सी टेल सुनाता है और मिलर कौन सी टेल सुनाता है, बिकॉज दोनों का टसल हो जाता है, उनकी एक तरह से वर्बल स्पैट हो जाती है वाइल दे आर जर्निंग, एंड जब टेल सुनाने की बारी आती है। स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि रीव रिप्रेजेंट करता है एस्टेट मैनेजमेंट का करप्शन, कि कैसे लोग जब दूसरों का एस्टेट, दूसरों की लैंड, रिच लोगों की लैंड को मैनेज करते थे तो कैसे उसमें वो अपना कट लगा लेते थे, वो कैसे करप्शन था उसमें, कैसे वो बेनिफिट ले लेते थे आउट ऑफ दैट जॉब एंड आउट ऑफ देयर ऑनर्स और देयर लॉर्ड्स। सो चौसर उसको एक मिक्सचर बनाता है कि वो क्या कहना चाहता है कि एफिशिएंसी तो है उसके अंदर, लेकिन उसके साथ उसमें डिसऑनेस्टी भी है। ही इज वेरी परफेक्ट इन हिज ट्रेड, बट along with that he is dishonest because he cheats his lords because of his very efficient nature. So एक ये cynical सा portrait हमें चौसर ने दिया है रीव का। Now let's come to a very grotesque and very comical character who is the summoner. Let's see the quotes first. His face was fire red, cherubic. Children were afraid when he appeared. His eyes were narrow, he had black, scabby brows. Questio quid juris, Latin phrase which he keeps repeating again and again. तो समनर का काम है सिनर्स को चर्च कोर्ट में बुलाना, बट वो खुद एक वॉकिंग सिन है, वो खुद एक चलता फिरता क्राइम है, यानी कि वो लोगों को चीट करता है इन द गाइज ऑफ बीइंग अ समनर। समनर यानी कि whenever somebody is under the law, so his job is to tell that person that you have to appear in the next hearing in the church, क्योंकि पहले हियरिंग्स जो है वो कोर्ट जो है वो चर्च में ही होता था। सो उसकी अपीयरेंस ही वेरी, इट इज वेरी कॉमिक एंड इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। his face is full of pimples, he has a scabby skin, very narrow eyes which shows that he is very shrewd। और वो लैटिन के कुछ वर्ड्स हैं जिनको बार बार रिपीट करता है लोगों को ये शो करने के लिए कि ही इज एजुकेटेड, बिकॉज जितनी भी क्लर्जी से रिलेटेड लोग होते थे, एक्लेसिस्टिकल लोग होते थे, लैटिन उनको ही आती थी, कॉमनर्स को नहीं आती थी। तो व्हेन दे यूज्ड टू स्पीक लैटिन or just show off, the people used to believe that them, and also never used to doubt their honesty. So लेकिन अंदर से वो करप्ट है, ब्राइब्स लेके सिनर्स को माफ कर देता है, मतलब रिलीजन का सबसे बड़ा दुश्मन
वही बन गया है जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वही सबसे बड़ा एनिमी है रिलिजन का, और समनर इज़ वन ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि चौसर की सटायर को यहाँ पर बहुत शार्पली उसने अपने सटायर को प्रेज़ेंट किया है। समनर की अगलीनेस को उसने उसकी इनर मोरल करप्शन के साथ कंपेयर किया है कि जैसे वो आउटवर्डली एक तरह से अगली है, वैसे ही उसकी इनर सोल भी अगली है, क्योंकि वो अंदर से भी उतना ही करप्ट है और वही करप्शन उसके अपीयरेंस पे भी रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही fascinating और disturbing कैरेक्टर की, the partner. Let's see the quotes first. His hair as yellow as wax hanging smoothly like a hank of flax. I judge he was a gelding or a mare. He had a wallet brimming full of pardons, all hot from Rome. By this fraud have I won many a pound. So partner जो है वो चर्च पर्सन है, ecclesiastical ग्रुप से ही है। पार्टनर जो है आउटवर्डली वो बहुत फ्लैशी है, वो शो ऑफ बहुत करता है, उसका जो अपीयरेंस है वो कहीं भी एक तरह से हम्बल नहीं है जो कि चर्च के लोगों का होना चाहिए। ही हैज़ येलो हेयर, नो बियर्ड, फेमिनिन अपीयरेंस है उसका थोड़ा, और चौसर हिंट करता है कि शायद वो सेक्सुअली एम्बिगुअस है, यानी कि उसकी जो सेक्सुअलिटी है वो इतनी एक्सप्रेसिवली स्ट्रेट सेक्सुअलिटी नहीं उसकी डिस्क्राइब की है, तो एम्बिगुअस छोड़ दिया चौसर ने उसको कि फेमिनिन साइड उसमें ज़्यादा है कि मस्कुलिन साइड कम है। लेकिन असली बात ये है कि ही सेल्स फेक रेलिक्स, यानी कि फेक वो जो रेलिक्स यू कह सकते हैं कि पीस ऑफ स्टोन और एनीथिंग व्हिच ही सेज दैट इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड एंड मेनी इंडल्जेंसेस ही सेल। सो एक ग्लास के जार में सपोज़िटली वर्जिन मैरी का जो वेल है या पिग की बोन्स हैं जो वो सेंट के रेलिक्स बोलकर बेच देता है, ये चीज़ें वो करता है। तो हिपोक्रेसी का लेवल देखिए यहाँ पर, वो अपने सरमन्स में कहता है कि ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, लेकिन खुद ओपनली वो एडमिट करता है कि उसकी लाइवलीहुड ग्रीड से ही चलती है। सो इट इज़ एन आयरनी दैट व्हाट ही प्रीचेस, ही नेवर प्रैक्टिसेस इट हिमसेल्फ। तो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर ही इज़ चौसर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ऑन रिलीजियस हिपोक्रेसी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक उसने पार्टनर के थ्रू किया है, इसलिए पार्टनर का कैरेक्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो साइमल्टेनियसली फ्राइटनिंग भी है देखने में और बहुत कॉमिक भी है, बिकॉज़ उसकी बहुत सारी चीज़ें बहुत फ़नी भी हैं। तो उसकी प्रेज़ेंस पूरा एक्लेसियास्टिकल करप्शन को एक्सपोज़ करती है। तो पार्टनर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है व्हेन इट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ एक्लेसियास्टिकल पीपल हियर। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पिलग्रिम पे, जो कि उस इन का होस्ट है हैरी बेली, जो साथ में जाता है, इन पूरे ग्रुप को अकम्पनी करता है अलोंग विद चौसर द नरेटर हिमसेल्फ, जैसे कि चौसर ने अपने इसके प्रोलॉग में बताया हमें इनिशियली। सो ये एक चीयरफुल सा इनकीपर है जो स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट प्रपोज करता है इनिशियली। ही इज द वन हू प्रपोजेस that let's do a storytelling contest. Each pilgrim will tell two stories on the way to Canterbury and two on the way back. So, for him, Chaucer says that he is a merry man, our host was withal. So, वो एक मीडिएटर है जो पिलग्रिम्स को साथ लेके चलता है और एक नैरेटिव फ्रेम प्रोवाइड करता है। विदाउट हिम द कैंटरबरी टेल्स की स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकती थी। सिंबॉलिकली वो एक कॉमन सेंस वाला इंग्लिश मैन है, हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ह्यूमरस, और उसमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, क्योंकि वो पूरी 29 लोगों की जो पिलग्रिमेज ये जो जा रही है उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना। सो ही इज़ अ सॉर्टेड मैन दैट वे। दिस इज़ द वे चौसर प्रेज़ेंट्स हिम। और फाइनली हम आते हैं एक बहुत ही सटल कैरेक्टर पे, आवर ऑथर, राइटर, आवर नरेटर चौसर हिमसेल्फ। वो खुद को प्रेज़ेंट करता है एज़ अ नाइव, हम्बल और सिंपल ह्यूमन बीइंग। ही सेज़, "माय विट इज़ शॉर्ट, ये मैं वेल अंडरस्टैंड, बट स्टूडेंट्स दिस इज़ आयरनी। चौसर एज़ पोएट इज़ हाइली स्किल्ड, ही इज़ नॉट सिंपल।" लेकिन अपने नरेटर को हम्बल दिखा के वो अपने सटायर और आयरनी को और शार्पन कर देता है। यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस है, ह्यूमिलिटी टोपोस बोलते हैं उसको, जो कि उसने यूज़ की है। ही इज़ ट्राइंग टू बी हम्बल इन दैट वे। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि चौसर द पिलग्रिम इज़ नॉट समवन हू इज़ चौसर द पोएट। सो चौसर ने खुद को यहाँ पे एज़ अ पोएट नहीं दिखाया कि आई एम द चौसर फ्रॉम द मिडेवल टाइम पीरियड एंड आई वेंट अलोंग विद दोज़ पिलग्रिम्स। उसने अपने आप को यहाँ पर एक पिलग्रिम की तरह प्रेज़ेंट किया है, एक आम आदमी की तरह। पोएम के अंदर वो चौसर द पोएट
और या ऑथर नहीं है पोएम में, इस टेक्स्ट में वो चौसर एज द पिलग्रिम ही है। सो एग्जाम्स में ये पॉइंट जरूरी है, जो हमें जानना जरूरी है कि चौसर इज अ नरेटर हियर, एंड वी मस्ट नॉट take him as the same person who wrote this poem, symbolically speaking, though it was the same, but यहाँ पर चौसर अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट कर देता है अपनी रियलिटी से, कि यहाँ पर मुझे एक पिलग्रिम की तरह आप समझ के चले, ना कि एज अ ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। अब जब हमने सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं, वी हैव अंडरस्टूड ऑल दी थिंग्स इन द कैंटरबरी टेल्स, तो एक बड़ा पिक्चर सामने आता है। चौसर की कैंटरबरी टेल्स एक माइक्रोकोज्म है, पुअर मिडिवल, पूरा का पूरा जो मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी है उसका मिनिएचर फॉर्म है। यानी कि जितना जो उस वक्त सोसाइटी में मिडिवल टाइम पीरियड में जिस तरह के लोग थे, जिस तरह का सोशल सेटअप था, जिस तरह की हायरार्कीज थी सोसाइटी में, जिस जिस कैटेगरी से या एस्टेट से लोग जो है वो बिलोंग करते थे, उस सबका एक मिनिएचर फॉर्म चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में हमको दिखा दिया है। सो नाइट से लेके पेजेंट्स तक, करप्ट पार्टनर्स से लेके आइडियल पार्सन्स तक, हर क्लास, हर एस्टेट, हर वाइस और हर वर्चू के लोग इसमें चौसर ने दिखाए हैं। सो आयरनी ये है कि चौसर खुद जज नहीं करता, बस हमें उन पोर्ट्रेट्स को दिखा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, और ये बोल देता है कि यू डिसाइड, यू टेल मी whether the description is appropriate और नॉट। सो एज लिटरेचर स्टूडेंट्स हमें ये टेक्स्ट इसलिए स्टडी करना चाहिए क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सटायर ऑन द मिडिवल सोसाइटी, फर्स्ट थिंग। देन सेकेंडली अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, आयरनी एंड रियलिज्म भी इसमें दिखाता है। रियलिज्म कैसे? बिकॉज जो सोसाइटी में जैसे लोग थे वैसा ही चौसर ने इसमें वहां पर उनको दिखाया है, नॉट नॉट वेरी गुड एंड नॉट टू बैड। So the beginnings of the it also shows us the beginnings of the English vernacular literature, कि कहाँ से जब इंग्लिश लैंग्वेज में, जब मिडिवल टाइम पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज मोमेंटम गेन कर रही थी और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका डिक्लाइन हो गया था, तो उस कैटेगरी में अगर देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक तरह से राइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो इसी टेक्स्ट से, इसी वर्क से स्टार्ट हुई, दी प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स और द कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें चौसर दिखाना चाहता है वो ये है कि एक यूनिवर्सल स्टडी है ह्यूमन नेचर की, कि किस तरह के लोग होते हैं, व्हाट आर देयर नेचर, एंड this is something which even exists today. So when we read Chaucer's portrait to the Canterbury Tales and all the portraits, we see that the humans were same back in the medieval time period, and they are of the similar nature even today. Things haven't changed much when it comes to the human nature. So this is what Chaucer says us, and इससे एक चीज और establish हो जाती है कि कैंटरबरी टेल्स मॉडर्न टाइम पर हमें आज की डेट में अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये कैसे अपील करती है, कैसे फिट होती है ये मॉडर्न पीरियड में, आज के पीरियड, कंटेम्प्रेरी पीरियड में। वो इसीलिए फिट होती है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल स्टडी है ह्यूमन नेचर की, और ह्यूमन नेचर का एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है कि ह्यूमन नेचर जो है ओवर द टाइम पीरियड hasn't changed much, and it is the same always, and we do find such characters even today. सो चौसर के पिलग्रिम्स कभी मिडिवल लगते हैं, कभी हमें अपने आसपास के लोगों की तरह भी लगने लगते हैं, बिकॉज वो आज के टाइम पर भी फिट हो सकते हैं। सो दैट्स द मैजिक ऑफ लिटरेचर, विच इज द टाइमलेसनेस ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर जो है वो टाइमलेसनेस में एग्जिस्ट करता है, टाइमलेस है वो। ऐसे पर्टिकुलर हम उसको कैटेगराइज कर दे कि इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, नहीं, लिटरेचर हर टाइम पे फिट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, द कैंटरबरी टेल्स हमें ये सिखाती है कि हमें नेचर with all its virtues and vices remains the same across centuries। और इसीलिए चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, क्योंकि उसने इंसान को इंसान के रूप में पोर्ट्रे किया है, बिना मास्क के, बिना किसी एक तरह से कवर अप के। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स। So here we culminate the most celebrated text of the medieval time period, that is Prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. If you have any comments, any questions, you can drop them in the comment section below. And please like, share this video with your friends who are studying literature, and also subscribe to my channel for more such literary insights. This is Dr. Shweta signing off.